अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ ऑनलाइन स्क्रीन पे मौजूद हूँ। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल का आज जो है वो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या था, कैसे बना, इसमें जो साइंटिस्ट थे उनकी जो काविश थी वो कैसे रही, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व रहे। जो आजकल हम पीरियोडिक टेबल की जो शेप, जो शक्ल देख रहे हैं, इसमें लास्ट जो ज़्यादा वर्किंग थी वो कौन से साइंटिस्ट की थी, और उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे शिफ्ट हुआ हिस्ट्री टू मॉडर्न। तो सबसे पहले हम इसकी जो एवोल्यूशन है उसको स्टडी करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। एवोल्यूशन मीन्स कि इसके अंदर जो चेंजेस आई हैं वो कैसे हुई, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, द सर्च फॉर ऑर्डर्स फॉर फ्रॉम alchemical chaos टू स्ट्रक्चर ग्रुपिंग ऑफ द फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेचर। अच्छा, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डुब्राइनर एक साइंटिस्ट है जिसकी आप डायग्राम भी देख रहे हैं, इसकी पिक्चर भी देख रहे हैं। इसने क्या किया था कि तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था जिसको हम क्या कहते हैं, डुब्राइनर ट्राइएड्स। अब ट्राइएड्स में क्या था कि हर पहला एलिमेंट जो है वो अपने तीसरे एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ को पीरियोडिक करता था, रिजेंबलेंस शो करता था, पीरियोडिसिटी उसकी प्रॉपर्टीज़ में आती थी। इसको हम क्या कहते हैं, डुब्राइनर ट्राइएड्स। जो स्टार्टिंग हुई थी कि जो ग्रुपिंग की गई थी पीरियोडिक टेबल के हवाले से, तो सबसे पहली जो वर्किंग थी वो डुब्राइनर्स की थी, जिसमें उसने तीन तीन ग्रुप्स, तीन तीन एलिमेंट का जो ग्रुप बनाया था उसको हम क्या कहते हैं, डुब्राइनर ट्राइएड। अब इसमें जो लिखा है, द लॉ ऑफ ट्राइएड्स, जर्मन केमिस्ट हु आइडेंटिफाइड ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स विद रिमार्केबली सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज observed that the atomic weight of the middle element was roughly the mathematical average of the outer two. Key triads discovered included chlorine, bromine and iodine, calcium, strontium and barium. अब जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसको उसने कंबाइन किया था कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैच कर रही हैं। इसी तरह से जो स्ट्रोंशियम है या कैल्शियम है या बेरियम है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी क्या कर रहा था कि ये भी आपस में मैच कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, अफर्ड दैट फर्स्ट रियल साइंटिफिक क्लू दैट एलिमेंट्स ट्रेड्स वर नॉट रैंडम बट फॉलोड अ क्वांटिटेटिव पैटर्न। सबसे पहले जो इसने ट्राइएड बनाया था उससे साइंटिस्ट में ये बात चली कि जो एटम्स हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो होगी वो सिमिलर होगी। उसमें डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं लेकिन उसमें कुछ सिमिलर चीज़ें भी शामिल होती हैं, जिसको ग्रुप का नाम दिया गया। अब ग्रुप को भी हम देखते हैं, तो सबसे पहले डुब्राइनर को हमने स्टडी किया, उसके बाद जो है न्यूलैंड, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसको हमने न्यूलैंड के नाम से हम जानते हैं। न्यूलैंड का एक लॉ था जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ऑक्टा या ऑक्टेव्स 8 नंबर को कहते हैं। इसमें जो उसने एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की, उसमें जो एलिमेंट्स को रखा गया वो 8 एलिमेंट्स को कंसिडर किया गया, जिसमें हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट के साथ पीरियोडिक था। पीरियोडिक मीन के अपनी प्रॉपर्टीज़ को मैच कर रहा था। इसमें जो इसने लिखा है कि इंग्लिश इंडस्ट्रियल केमिस्ट हु वाज अमंग द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज द 56 एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अब यहाँ पे जो बात लिखी गई है कि इसने जो नॉन एलिमेंट्स थे, जिसमें उस वक्त के जो 56 सॉरी, उसने एटॉमिक वेट के ऊपर इसको अरेंज किया था। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ठीक है। तो अब दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी एलिमेंट की वो न्यूलैंड की तरफ से थी, जिसमें इसने 56 एलिमेंट को ऑर्गेनाइज किया और 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। उसमें क्या था कि इसमें इसने नोटिस किया कि एलिमेंट डिस्प्लेस रिकरिंग प्रॉपर्टीज एट एवरी 8 स्टेप्स सिमिलर टू म्यूजिकल ऑक्टेव्स।
जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में हर पहला जो पॉइंट है वो 8वें पॉइंट के साथ रिपीट करता है, इसी तरह से जो इसने ऑर्गेनाइजेशन की थी उसमें पहला एलिमेंट जो है वो 8वें एलिमेंट के साथ रिपीटिशन शो करता था, प्रॉपर्टीज में सिमिलर जाता था। उसके बाद हिज म्यूजिकल एनालॉजी वाज इनिशियली रेडिकल बाय contemporaries at the Chemical Society who dismissed it as coincidental. उसके बाद क्या है कि न्यूलैंड सक्सेसफुली डिस्कवर्ड द फाउंडेशनल कंसेप्ट ऑफ केमिकल पीरियोडिसिटी। अच्छा, उसमें जो चीज़ें थी, लेकिन इसका जो न्यूलैंड ऑक्टेव था ये बेसिस थी, जैसे डुबराइनर का था ट्राई-8 और न्यूलैंड ऑक्टेव ये बेसिस बनी थी जिससे हम एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते चले गए। उस वक्त वेट पे क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था कि उस वक्त हमारे पास एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के हवाले से कोई मालूमात मौजूद नहीं थी। तो ये सारे जो साइंटिस्ट है, डुबराइनर या जो न्यूलैंड था, इसने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट ऑर्गेनाइज किया था। तो नेक्स्ट हम आगे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेंडलीव ब्रेक थ्रू। अब इसमें एक साइंटिस्ट इंटरप्रेट होता है मेंडलीव, जिसने पीरियोडिक टेबल को आज के पीरियोडिक टेबल जैसी शक्ल दी थी, लेकिन उसमें ये था कि वो पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें ये था कि अगर हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्गेनाइज करते हैं तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक होती हैं, वो रिपीट होती हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें ग्रुप्स और एलिमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। ये एक फादर ऑफ द टेबल, इसको हम पीरियोडिक टेबल का फादर कह सकते हैं कि मेंडलीव ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखी थी। ठीक है, आज का जो पीरियोडिक टेबल हमें नज़र आ रहा है ये किसने बनाया था? मेंडलीव ने। लेकिन किस बेस पे बनाया था? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। इसमें है कि रशियन विजनरी केमिस्ट हु रेवोल्यूशनाइज्ड केमिस्ट्री बाय पब्लिशिंग द फर्स्ट कोहेजन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब अरेंज ऑल नोन एलिमेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैट्रिक्स सॉर्टेड बाय बोथ एटॉमिक वेट एंड केमिकल वैलेंस रिएक्टिविटी। इसने क्या किया था कि ग्रुप्स और पीरियड्स को अरेंज किया था और ये कहा था कि एक एलिमेंट अगर एक जैसे एलिमेंट अगर एक ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। इसी तरह से अगर पीरियड के अंदर मौजूद होते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं इन अ पीरियड। उसके बाद क्या है कि रिकग्नाइज द सर्टेन कॉलम्स शेयर्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज गिवन बर्थ टू पीरियोडिक लॉ। कि पीरियोडिक लॉ क्या होता है कि अगर हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, देन दे हैव पीरियोडिक इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ओवरकेम स्ट्रक्चरल एनोमलीज बाय ओकेजनली अरेंजिंग एलिमेंट्स आउट ऑफ फिजिकल वेट ऑर्डर टू फिट केमिकल फैमिलीज। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसे एलिमेंट थे जो उस वक्त डिस्कवर भी नहीं हुए थे। तो उसने क्या किया था कि जो एलिमेंट की स्पेसिस थी वो एम्प्टी छोड़ दी थी। ठीक है, तो उसके बाद और उसके साथ उसने मेंडलीव ने ये किया था कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी डिस्क्राइब किया था। डिस्क्राइब करने के साथ साथ उसने ये बताया था कि ये एलिमेंट ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट था इंडियम जो मेंडलीव की अरेंजमेंट के वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उसने बताया था कि इस स्पेस में जो एलिमेंट आएगा वो इंडियम हो सकता है, उसका एटॉमिक नंबर ये हो सकता है, उसका एटॉमिक मास ये हो सकता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसी होनी चाहिए। तो अभी वक्त के साथ वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उसकी प्रॉपर्टीज़ वहीं फिट हो रही थी जो मेंडलीव ने डिस्क्राइब की थी। उसके बाद नेक्स्ट है, तो मेंडलीव ने जो अभी हमें पीरियोडिक टेबल की शेप नज़र आती है वो किसने की थी? मेंडलीव ने। उसके बाद जो जीनियस ऑफ द गैप्स, अब इसमें जो प्रिडिक्टिव विजन rather than force element into rigid slots, Mendeleev left deliberate blank spaces in the framework for elements he calculated must exist but were not yet discovered.
जैसे मैंने अभी आपको बात बताई है कि उसने कुछ जो स्पेसिस थी वो एम्प्टी छोड़ दी थी। एम्प्टी छोड़ने का मकसद क्या था कि यहाँ पे उस वक्त जो एलिमेंट थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसने क्या किया था कि एलिमेंट को जगह जो थी वो खाली छोड़ दी थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर दिया था कि यहाँ पे जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होनी चाहिए। और वक्त के साथ वो डिस्कवर भी हुए, गैलियम एंड जर्मेनियम। ही प्रिसाइजली प्रिडिक्टेड दैट एटॉमिक मास एंड डेंसिटीज ऑफ इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन decades later. Discovery of gallium and germanium proved him 100% correct. अब दो एलिमेंट्स की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, गैलियम और जर्मेनियम, जो वक्त के साथ साथ उसने उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रिडिक्ट किया था और 100% जो जब वो डिस्कवर हुए तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो 100% करेक्ट थी। उसके बाद वर्ल्ड वाइज जो कंसेंसस थे, दीज स्टनिंग डिस्कवरीज वैलिडेटेड द एंटायर पीरियोडिक लेआउट to the global scientific community, instantly shifting chemistry from observation to prediction. अब जब ये एक हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल बन गया तो हम जो थे वो ऑब्जर्वेशन से किस तरफ चले गए, प्रेडिक्शन की तरफ। एक थाटफुल चीज़ हमारे पास आ गई, फिर हम उसको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की तरफ भी लेके जाते गए। तो जो पीरियोडिक टेबल है ये सिर्फ एक टेबल नहीं है बल्कि केमिस्ट्री की एक जान है, जिससे हम किसी भी एलिमेंट को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी नेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी फैमिली में एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हमें पता लग जाती हैं तो हम पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके बाद जो मोज़ले ने क्या किया था। अब जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कुछ मोज़ले की भी कंट्रीब्यूशन है। जो मोज़ले था इसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि जितने किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो मोज़ले जो साइंटिस्ट था इसने एक नंबर को एक्सप्लेन किया था जिसमें हमें बात बताई जा रही है कि इंग्लिश फिजिस्ट हु सोल्ड अ क्रिटिकल फ्लॉ इन मेंडलीव सिस्टम यूजिंग हाई एनर्जी एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्स रेज क्या होती हैं? अननोन रेज होती हैं। जब हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर हाई एनर्जी रेडिएशंस को बम्बार्ड करते हैं तो उसमें आर्बिट्रेरी रेस निकलती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एक्स रेस। अब उसने एक्स रेस के दौरान डिफरेंट सीरीज़ को इंट्रोड्यूस कराया, जैसे के सीरीज़ हैं, एल सीरीज़ हैं। तो उसमें कुछ शॉर्ट वेव सीरीज़ थी और कुछ लॉन्ग वेव लॉन्ग रेंज की सीरीज़ थी। तो उसने जो यहाँ पे बात बताई जा रही है कि डिस्कवर्ड अ फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन एन एलिमेंट एक्स रे फ्रीक्वेंसी एंड इट्स एग्जैक्ट पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर। इसने एक रिलेशनशिप ड्राइव किया था जिससे एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई थी। आपने इस स्टेज के ऊपर याद रखना है कि जो एटॉमिक नंबर डिस्क्राइब हुआ था, डिस्कवर हुआ था, वो किसके नाम से हम याद रखते हैं? मोज़ले के नाम से। तो मोज़ले ने क्या चीज़ डिस्कवर की थी? एटॉमिक नंबर। और मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो शिफ्ट हुआ था फ्रॉम एटॉमिक वेट टू एटॉमिक नंबर। उसके बाद क्या है कि डेमोन्स्ट्रेटेड दैट अ टेबल शुड बी सॉर्टेड बाय एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन काउंट रादर देन फिजिकल मास, resolved long-standing layout bugs such as why argon 39.9 precede potassium 39.1 in behavior। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जैसे आर्गोन और पोटाशियम का केस था। आर्गोन का जो एटॉमिक नंबर बाद में डिस्कवर हुआ वो 18 था, जबकि जो पोटाशियम है वो क्या है? 19 है। अब इसका मैस जो है वो 39.1 है और इसका 9 क्या है? 39.9। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो आर्गोन है प्रीसीड्स पोटाशियम इन बिहेवियर। कुछ चीज़ें यहाँ पे इसमें चेंजेस आ रही थी जो कुछ हमें ठीक नहीं लग रही थी, कुछ बग्स मौजूद थे जिनको रिजॉल्व किया गया विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे जो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद है सीबॉग। इसने क्या किया था कि रीलोकेटिंग द एक्टिनाइड सीरीज़। अब जो वक्त के साथ साथ एलिमेंट डिस्कवर हुए थे जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज़। ये दोनों रेडियो एक्टिव सीरीज़ हैं और पीरियोडिक टेबल के एफ ब्लॉक में रिजाइड करती हैं। इसने रीलोकेट किया था। अमेरिकन नोबल
laureate who fundamentally altered the aesthetic layout and structural architecture of the table. इसने थोड़ी सी चेंजिंग की थी, synthesized and co-discovered 10 heavy transuranium elements, plutonium, americium और क्यूरियम। अब इसमें जो यहाँ पे कुछ 3 एलिमेंट्स की बात बताई गई है जिनमें ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो कि रेडिएशंस को इमिट करते हैं, ठीक है। अब रिकॉग्नाइज दैट हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रिजेंबल लेंथेनाइट फॉर्मिंग द डिस्टिंक्ट एफ ब्लॉक ट्रांजिशन ग्रुप relocated the actinide and lanthanide series below the main block giving the table its iconic current layout। इसने जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का एक पूरा ब्लॉक बना दिया था बिलो द पीरियोडिक टेबल, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और उसको हम एफ ब्लॉक के साथ डिनोट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो समरी लिखी गई है कि डुब्राइनर ने जो सबसे पहले दिया था लॉ ऑफ ट्राइएड्स। ट्राइएड्स मीन के उसने 3-3 ग्रुप्स का एलिमेंट्स बनाया था, 3-3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था, सॉरी, लॉ ऑफ ट्राइएड्स। उसके बाद जो न्यूलैंड है इसने 8-8 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया था जिसको हम न्यूलैंड ऑक्टेव्स कहते हैं। उसके बाद जो मेंडलीव था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो फर्स्ट लेआउट थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेंडलीव ने प्रेजेंट की थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उसके बाद हेनरी मोजले ने क्या किया था, सॉर्टिंग बाय एटॉमिक नंबर, उसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था और एलिमेंट को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। उसके बाद सीबॉग ने इस क्या किया था, जो सिंथेसाइज्ड हैवी सिंथेटिक एलिमेंट, उसने कुछ एलिमेंट को सिंथेसाइज किया था जिसमें कौन सी चीज़ें शामिल थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे जिसमें जो बिलोंग कर रहे थे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज़, और इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स कहते हैं जिसको हम एक्टिनाइड सीरीज़ के अंदर रख रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास अब ये चीज़ नज़र आपको आ रही है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। इसके ऊपर हम जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो चीज़ें शामिल हैं, अभी जितनी बातें हमने की हैं उसको हम देख लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या चीज़ बताई जा रही है। सबसे पहले द मॉडर्न आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर क्या है कि ये जो अभी आपको जिस फॉर्म में हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो ये कैसे डिफ़ाइन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देखते हैं तो क्या होता है कि हर पहला एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट के साथ रिजेंबल शो करता है। अब इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसको हम किस बेस के ऊपर अरेंज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उसके बाद जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर 2 है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो 3। अब नेक्स्ट जो अगला एलिमेंट है दूसरा, हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबलेंस आएगी। उसके बाद ब्रिलियम का 4 है, आप देखते जाएं तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो ये पीरियोडिक टेबल है 1 से लेके अगर आप नीचे आ जाते हैं, इसमें एक चीज़ है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ को अगर हम देखते हैं तो टोटल इसमें जो एलिमेंट बनेंगे वो 1, 1, 18 बनेंगे, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे मौजूद है, नीचे एक सीरीज़ दी गई है 1 से लेके 118। तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे 1 से लेके 118 तक, जो नॉन डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं अभी तक, वो कितने हैं, 118। अगर आप वर्टिकली मूव करते हैं डाउनवर्ड तो उसको हम क्या नाम देंगे, अगर आप इस तरह मूव करते हैं ऊपर से नीचे तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स, ठीक है। और अगर आप हॉरिजेंटली मूव करते हैं इस साइड पे तो इसको हम क्या नाम देंगे, पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सीखा कि जो अब हम इन फैमिलीज़ को नाम देंगे, जैसे वर्टिकल किसी फैमिली की मूव कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जो होंगे सारे ग्रुप्स होंगे, अगर आप हॉरिजेंटल मूव करते हैं तो पीरियड्स होंगे।
अगर हम ग्रुप्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 8, ग्रुप्स कितने हैं 8। लेकिन अगर हम टोटल करते हैं तो इसमें 10 ऐड करते हैं तो टोटल जो ग्रुप्स होते हैं वो 18 होते हैं। 18 मीन कि आप ये सेंटर वाले ग्रुप्स भी ऐड करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 जो है इसमें ऐड हो जाएगा। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो होंगे वो 8 होंगे। मेन ग्रुप एलिमेंट कौन से होंगे, जैसे हम 1A को देखते हैं, जैसे 1A है तो इसको हम क्या नाम देंगे, अल्कली मेटल्स, ठीक है। 2A जो होगा अल्कलीन अर्थ मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल, ठीक है। उसके बाद हम 7A पे आ जाएं तो उसको जो नाम देते हैं वो हैलोजेंस होंगे, हैलोजेंस होंगे। और 8A को हम क्या देते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये सेंटर वाले जो एलिमेंट्स होंगे इनको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये जो मौजूद हैं, जैसे एक ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से लेके जिंक तक मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी है यट्रियम से लेके कैडमियम तक मौजूद है। उसके बाद जो एफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दो सीरीज़, वो लेंथानाइड्स और एक्टिनाइड की सीरीज़ मौजूद हैं जिसको हम एफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ये एरिया क्या होगा, नॉन मेटल्स का, ये ऊपर, ठीक है, नीचे नहीं। आपको मैं दोबारा कर देता हूँ। ये जैसे बोरान है, कार्बन है, इसको हम क्या लेते हैं, दीज आर नॉन मेटल। और कुछ जो इसको मैं एक और भी कर देता हूँ, ये जो एरिया है इसको अगर ले लें तो ये क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल्स। और ये जो यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जैसे ये है, इनको हम मेटलाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, आर्सेनिक या सेलेनियम। उसके बाद जैसे मैं एक बात कर रहा था कि जो मेंडलीव था उसने इंडियम, ये जो मैं नाम ले रहा था, इस एलिमेंट के हवाले से उसने इसकी जो स्पेस थी वो एम्प्टी छोड़ दी थी और इसके हवाले से इसकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी उनको उसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे इसके ग्रुप्स और पीरियड्स को हमने डिस्कस किया। अब पीरियड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो पीरियड्स कितने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं, वो आपने याद रखनी है। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है वो पहला पीरियड है 1 और 2। पहले पीरियड के अंदर जो पीरियड नंबर 1 है उसमें कितने एलिमेंट्स शामिल हैं, वो 2 हैं। और सबसे जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वो कौन सा होगा, जिसमें जो यहाँ पे लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स सीरीज़ मौजूद हैं। तो इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे जो लेंथी होगा 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने एलिमेंट्स शामिल हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 के बाद है 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। तो P6 जो होगा पीरियड 2, इसमें क्या होगा, 32 एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह आप ये आ सकता है पेपर में कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, इसमें कौन से एलिमेंट शामिल हैं, और जो लॉन्गेस्ट पीरियड है उसमें कौन से एलिमेंट शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद जो कुछ चीज़ें मैंने आप नोबल गैसेस के हवाले से बताया, कुछ जो नॉन मेटल्स हैं उसके हवाले से बताया। अब ये एरिया जो इस साइड पे होगा वो लेफ़्ट साइड पे वो मेटालिक करेक्टर का होता है। सेंटर में कुछ चीज़ें जो मेटल और नॉन मेटल की सेम प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, कुछ चीज़ें उनको हम कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने कुछ हवाले से मेटलाइट्स का बताया।
और ये जो अगर इस साइड पे हम मूव करते हैं तो ये नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाता है, और लास्ट पे अगर जाएं तो नोबल गैसेस आती हैं। नोबल गैसेस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती इतनी आसानी के साथ। और इससे अगर हम किसी एलिमेंट की, और एक और चीज़ के ब्लॉक्स कितने होते हैं लास्ट में, ब्लॉक्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो कितने हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो एस ब्लॉक से होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो किससे होते हैं, पी ब्लॉक से। ट्रांजिशन सीरीज़ जो है वो एफ ब्लॉक से होगी, जो ट्रांजिशन सीरीज़ होगी ये डी ब्लॉक से होगी। तो ये एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब कैसे आप बता सकते हैं कि फ़लाँ एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक से है, फ़लाँ एलिमेंट पी ब्लॉक से है, फ़लाँ एलिमेंट एफ ब्लॉक से है। तो सबसे पहले अगर हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3, आप क्या करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं 1s2 2s2 एंड 2s1। तो सबसे पहले इसका ग्रुप आप कैसे लिखेंगे, ग्रुप इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 1। तो ये किससे बिलोंग करेगा, ग्रुप नंबर 1 से, 1a से। तो लिथियम यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद इसका पीरियड कैसे होगा, पीरियड इज इक्वल्स टू शेल नंबर। शेल नंबर कितना है, तो 2, तो ये सेकंड पीरियड से होगा। तो यहाँ पे आप देखें 1, और दूसरी लाइन में ये लिथियम मौजूद है। और उसके बाद जो ब्लॉक आएगा, आप देखेंगे कि ये किस लेटर, किस ऑर्बिटल के ऊपर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड कर रही है। तो एस ऑर्बिटल के ऊपर एंड कर रही है, तो इसकी जो आएगी ब्लॉक इसका आएगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हम पीरियोडिक टेबल बेसिकली जस्ट एक टेबल नहीं है, इससे हम किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक हमें ग्रुप का पता हो तो उसकी हम तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ पीरियोडिक टेबल के हवाले से इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं बुक की तरफ, के बुक पे हमारा क्या है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स जो हमने स्टार्ट किया। कि जो इंट्रोडक्शन हमने देखा कि अब ये है कि वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री वेयर द एलिमेंट्स कम टू लाइफ थैंक्स टू द रिमार्केबल पीरियोडिक टेबल फ्रॉम इट्स हम्बल बिगनिंग्स। अब बिगनिंग्स क्या थी कि जो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी। डुब्रानर ट्राइएड शामिल था, उसके बाद जो न्यूलैंड ऑक्टेव था, फिर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया, बनाया, एलिमेंट्स उस पर डिस्कवर नहीं थे, एम्प्टी स्पेसिस छोड़ी गई। और उसके बाद जो सीमॉग था उसने क्या किया कि जो लेंथानाइड और एक्टिनाइड सीरीज को रीलोकेट किया। उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती गई, वेयर ओनली 33 एलिमेंट्स वर नोन। स्टार्टिंग में क्या थे, 23 एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर थे, पता थे, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के एंड पे। उसके बाद जब ये पीरियोडिक टेबल बना, आज के पीरियोडिक टेबल में टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, 118। It is very difficult and impossible to remember information about the reactions, properties and atomic masses. अब इसमें क्या था कि 118 एलिमेंट, हर एलिमेंट को अलग अलग आप याद नहीं रख सकते, भाई हाइड्रोजन इस तरह से है, लिथियम इस तरह से, एटॉमिक नंबर ये है, फलां फलां फलां। अब अगर हम उसको एक ग्रुप के अंदर या पीरियड के अंदर डिज़ाइन कर देते हैं तो फिर हमें उस पूरे ग्रुप को याद रखना आसान होता है, बजाय इसके 118 एलिमेंट्स को हम याद रखें। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि एटॉमिक मैसेज के ऊपर हमने इसको डिज़ाइन किया अर्ली बेसिस के ऊपर। सो वी ऑब्वियसली need a way to organize our information about them. The periodic table is one of the most important tools in chemistry. It is very useful for understanding and predicting the properties of element. For example, if you know the physical and chemical properties of one element in a group, you can predict the physical and chemical properties of any other element in the same group. The periodic table allows you to relate the reactivity tendencies of element to their atomic structures. You can also predict which element can form ionic or covalent bond. जैसे मैंने मेटल का जिक्र किया, नॉन मेटल का जिक्र किया, तो हर चीज़ को अलग अलग कर दिया गया, जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी वो सेम ग्रुप, सेम पीरियड, सेम ब्लॉक के अंदर रखे गए। तो इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ। अब पीरियोडिक टेबल क्या था जो हमने अभी डिस्कस किया,
उसमें ये है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ इन द सर्च फॉर ऑर्डर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू द कॉमन फीचर दे शेयर इट बिकम्स ईजियर टू डिस्क्राइब देम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अटामिक नंबर बाय मोसले इन 1913। अब ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अटामिक नंबर किसने डिस्कवर किया था, तो मोज़ले ने। उसके बाद ये जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हुई ऑन द बेसिस ऑफ अटामिक नंबर की गई। अब जो पीरियोडिक लॉ बना ऑन द बेसिस ऑफ अटामिक नंबर, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, अ टेबल शोइंग सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अब जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या थी कि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग अटामिक नंबर अरेंज करते हैं एलिमेंट को, तो हर एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट के साथ पीरियोडिसिटी शो करता है। इसको हम पीरियोडिक लॉ कहते हैं और इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, पीरियोडिक टेबल। अब it is based on the periodic law states that if elements are arranged in order of their increasing number, their properties are repeated in a periodic manner। यहाँ पे आपने दो डेफिनेशन याद करनी है, एक टेबल के हवाले से होंगी और एक पीरियोडिक लॉ के हवाले से होंगी कि पीरियोडिक लॉ क्या है। तो दो डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद पीरियड और ग्रुप्स के हवाले से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जो वर्टिकल कॉलम होगा उसको हम ग्रुप कहते हैं। जो अब जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें दो एलिमेंट शामिल हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद जो टॉप राइट कार्नर अटामिक लिथियम, अटामिक नंबर 3 इज एट लेफ्ट ऑफ द सेकंड रो। उसके बाद हॉरिजेंटल रो को हम क्या कहेंगे, पीरियड कंसिडर करते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो रेंज फ्राम 2 इन पीरियड 1 टू 32 इन पीरियड 6। पीरियड 6 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 32, और पीरियड 1 के अंदर कितने होंगे, 2। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो पीरियड नंबर 1 होगा और जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा वो पीरियड नंबर 6 होगा। फर्स्ट 3 periods are called short period and remaining period are called long period. The properties element within period change gradually as you move from left to right। और ये कुछ इसने जो पीरियोडिक बिहेवियर बताए हुए हैं वो हमने डिस्कस अभी नहीं करने, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। एक हम एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं फिर आगे चलेंगे। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट आपने यहाँ पे जो फिल करना है कि जो पहला पीरियोडिक है, पहले केस में जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, दूसरे में कितने होंगे। तो फर्स्ट जो होगा पीरियड, उसमें एलिमेंट्स कितने शामिल होते हैं वो हमने अभी फिलिंग करनी है। तो इसको आप देख लें कि अगर ये आपके सामने जो पीरियोडिक टेबल है वो मैंने दिखाया भी है, आपके बुक की टॉप के ऊपर बना भी हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड है तो आपने जो पहला पीरियड है टॉप के ऊपर देखना है पहली लाइन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2। अब सेकंड के अंदर आप देखेंगे और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकंड के अंदर कितने एलिमेंट शामिल होते हैं, 8। थर्ड के अंदर भी कितने एलिमेंट शामिल होंगे, 8। सेकंड और थर्ड क्या होगा, सेम। उसके बाद जो फोर्थ है इसको आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 आ गए। उसके बाद फिफ्थ के अंदर भी क्या आ जाएगा, 18। और लास्ट में हमने सिक्स के अंदर लिखा था 32। और सेवन्थ भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो लास्ट पे ये दो भी क्या आ जाएंगे, 32। तो इस तरह से MCQs में ये पूछा जा सकता है कि जो एलिमेंट्स हैं इन रिस्पेक्टिव पीरियड उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या होगा, शॉर्टेस्ट, और सिक्स सेवन्थ क्या हो जाएंगे, ये लॉन्गेस्ट। जिसमें शॉर्टेस्ट मीन सबसे कम एलिमेंट शामिल हैं और लॉन्गेस्ट मीन के मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हैं वो किसके अंदर शामिल हैं। और इनको अगर टोटल किया जाए तो कितने एलिमेंट्स बनते हैं, 118 एलिमेंट ये बनने चाहिए। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने आ गए, 118। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था जिसमें हम एक चीज़ लास्ट पे हम करते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं इसको।
अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट जैसे पीरियोडिक टेबल में कैसे लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन नीचे क्या लिखा होगा इसका एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या लिखा होगा मैस नंबर। ठीक है, बाज़ नोटेशन में क्या होता है, ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा होता है, नीचे मैस नंबर लिखा होता है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम किसके साथ लिखते हैं, जेड के साथ, और मैस नंबर को किसके साथ लिखते हैं, ए के साथ। तो यहाँ पे ए नीचे और बाज़ नोटेशन में ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना कि एटॉमिक नंबर हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है। तो बाज़ नोटेशन में एटॉमिक नंबर ऊपर भी लिखते हैं, बाज़ नोटेशन में एटॉमिक नंबर नीचे भी लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ये क्या हो जाएगा इसका मैस नंबर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इसका सिंबल, कि हम जो एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हम तीन चीज़ों के साथ इसको लिखेंगे कि उसका सिंबल होगा, एटॉमिक नंबर होगा और उसका मैस नंबर मौजूद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर क्लोज़ करते हैं। आज हमने जो चीज़ें सीखी, कुछ बेसिक चीज़ें थी जो पीरियोडिक टेबल के हवाले से थी, कि इसमें कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं, कौन सी हिस्ट्री मौजूद है, एवोल्यूशन कैसे हुई, कौन से साइंटिस्ट इसको बनाने में शामिल रहे और किन्होंने इसकी मॉडिफिकेशन की। तो आज का लेक्चर जो बेस कर रहा था वो इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस कर रहा था। कल हम इससे आगे मज़ीद आगे चलेंगे कि हम कौन कौन से फीचर्स या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ या कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप ये लेक्चर देख रहे होंगे, इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और जो चीज़ें आपके लिए सूटेबल हैं वो उनको याद कर रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई क्यूरी या क्वेश्चन होता है तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो व्हाट्सएप चैनल हैं उसमें अपने क्यूरीज़ अपने असातिज़ा के ज़रिए या आप ख़ुद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।